हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न दोस्तों हमने लिया है फिगर काउंटिंग से। इसमें हमें बताना है कि इस फिगर में कुल कितने वर्ग हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, जब दोस्तों वर्गों की संख्या पूछे और इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो, तब देखिए दोस्तों इसमें कौन सा नियम लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 कॉलम भी हो गया और 6 रो भी हो गया। 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको दोस्तों जोड़ लेंगे, जितना आएगा वही इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 91। तो इस फिगर में कुल कितने वर्ग हैं, 91 है। दूसरा वाला देख लेते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं कितने वर्ग होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। इसमें भी दोस्तों रो और कॉलम क्या है, बराबर हैं। तो नियम कौन सा लगेगा, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए, कितना आंसर आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 और 5 कितना आ जाएगा दोस्तों, 30। तो इस फिगर में कुल कितने वर्ग हैं, 30 वर्ग हैं। अगला वाला देख लेते हैं दोस्तों, इस फिगर में जो है कितने वर्ग हैं, काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 1 2। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें भी दोस्तों रो और कॉलम क्या है, बराबर हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 और 1 कितना, 5। तो इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, 5 हैं। अगला सवाल देखा जाए दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों इस फिगर में हमें वर्गों की संख्या जो है फाइंड करना है। इसमें रो और कॉलम क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। जब दोस्तों रो और कॉलम बराबर ना हो तब वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पे नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5। इधर से भी कर लेंगे 1 2 3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 3 का 5 में गुणा कर देंगे, फिर 2 में 4 का गुणा कर देंगे, 1 में 3 का गुणा कर देंगे। जितना आएगा उनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद कितना आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 3 में 5 गुणा करेंगे 15, 2 में 4 गुणा करेंगे 8, 1 3 3 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 26। तो इस आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे, 26 होंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 5वां। इसमें भी दोस्तों इस आकृति में हमें बताना है वर्गों की संख्या कितनी होगी। इसमें दोस्तों रो और कॉलम क्या है, बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3। जब दोस्तों रो और कॉलम ना बराबर हो, वर्गों की संख्या ज्ञात करना हो, तो ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले 3 और 4 का गुणा करेंगे। 3 और 4 का गुणा कर दिया प्लस 2 और 3 का गुणा कर दिया, 2 गुणते 3 प्लस 1 में 2 का गुणा कर देंगे, तो 1 गुणते 2 हो जाएगा। जोड़ देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 2 1 का 2, 12 6 18, 2 कितना हो जाएगा, 20। इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, इस आकृति में 20 हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 6। ये दोस्तों आकृति दिया है, इसमें बताना है कि इस आकृति में कुल कितने आयत हैं। कैसे निकालेंगे दोस्तों, जब दोस्तों रो और कॉलम बराबर हो और आपसे पूछे इसमें कितने आयत हैं, कैसे निकालेंगे। 1 2 3 इधर से नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 इधर से नंबरिंग कर लेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 लिख लेंगे। इधर भी जोड़ लेंगे दोस्तों, 1 और 2 3, 3 3 6। अब इस 6 का इस 6 में गुणा कर देंगे, तो 6 4 36। तो इस आकृति में कुल कितने आयत होंगे, 36 आयत होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों, इसमें रो और कॉलम जो है बराबर नहीं है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे। 1 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो गया। अब इस वाली संख्या को भी जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। अब 10 में 6 का गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस आकृति में कुल कितने आयत हैं, 60 आयत हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों इसी तरह का। अगला प्रश्न है,
यहाँ पे दोस्तों ये आकृति दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कितने आयत होंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ देंगे। इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 15। तो इस आकृति में कुल कितने आयत होंगे? 15 आयत होंगे। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख को चुनिए। यहाँ पे दिया है दोस्तों घोड़ा, बंदर और बाघ। घोड़ा, बंदर, बाघ के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ घोड़ा भी जानवर है, बंदर भी जानवर है और बाघ भी जानवर है, और तीनों जो हैं अलग अलग जानवर हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? यहाँ भी दोस्तों एक सीरीज चल रही है, तो इसका अगला सीरीज क्या होगा यही पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे पहले देख लेते हैं दोस्तों 17 से 21 कैसे हुआ। तो 17 में दोस्तों अगर हम 4 जोड़ दे तो 21 हो जाएगा। 21 में दोस्तों अगर हम 4 जोड़ दे तो 25 हो जाएगा। 25 में दोस्तों अगर हम 4 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 29। अब दोस्तों 29 में अगर हम 4 जोड़ दे कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों इसमें 33 पहला वाला कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये वाला। इसमें दोस्तों देखिएगा पहला ऑप्शन मिल गया 33। अब दोस्तों हमें क्या करना है? और किसी ऑप्शन में 33 नहीं है, तो ऑप्शन बी ही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट को जाल कहा जाता है, जाल को ग्रह कहा जाता है और ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है, तो पृथ्वी क्या है? दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का ग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। तो यहां पर देख लेते हैं ग्रह को क्या कहा गया है? ग्रह को हवाई जहाज कहा गया है। तो इसमें पृथ्वी क्या होगी? हवाई जहाज होगी, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रह को क्या कहा गया है? हवाई जहाज। तो हवाई जहाज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? हल्का गुलाबी, बैगनी, हरा, स्तंभ। तो दोस्तों इसमें हल्का गुलाबी, बैगनी और हरा ये तीनों जो है रंगों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि स्तंभ जो है ये रंग नहीं है। तो यही जो है तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से असंगत को इसमें चुनना है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। मंगल क्या है दोस्तों? मंगल एक ग्रह है। वरुण भी ग्रह है। यूरेनस भी क्या है? एक ग्रह है। जबकि सूर्य क्या है? एक तारा है। तो सूर्य क्या है? तारा है। तो यही जो है इसमें सबसे असंगत है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1/5 अनुपाते 1/x बराबर 1/x अनुपाते 1/125, तब x का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हम यहाँ कर लेते हैं 1/5। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटा, जिसको भाग भी कह सकते हैं। तो यहाँ गुणा चिन्ह लगा देते हैं और इसको पलट देंगे तो x/1 हो जाएगा, बराबर यहाँ लिखेंगे 1/x और इस अनुपात के जगह गुणा चिन्ह लगा देंगे, इसको पलट देंगे। 125 बटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो x में x गुणा करेंगे कितना जाएगा? x² और बराबर 125 गुणते इधर आ जाएगा 5। तो x² का मान कितना आएगा? 125 में 5 गुणा करेंगे कितना आएगा? 625 आएगा। x का मान निकालेंगे दोस्तों तो करड़ी में 625 हो जाएगा और 625 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 25। तो x का मान कितना आएगा? 25। 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों इसमें ऑप्शन दोस्तों इसमें गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए 25। 2.5 जो दिया है दोस्तों यहाँ पे कितना होना चाहिए? 25। तो 25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, बताना है कितना आंसर आएगा। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे 1/5, भाग का चिन्ह लगाएंगे। का मीन्स होता है गुणा, तो 1 का 1 हो जाएगा और 55 कितना हो जाएगा? 25 बटे। अब यहाँ पे दोस्तों इस ये वाले पहले हल होगा, 1 का 1 हो जाएगा और 55 25 हो जाएगा। अब भागे कितना? 1/5। सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5, भाग के जगह गुणा चिन्ह लगाएंगे और ये पलट जाएगा तो 25 बटा कितना आएगा? 1। अब इसी तरह से दोस्तों हर वाले को भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/25, भाग का जगह गुणा लगाएंगे तो 5/1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों, 5 का 5 55 25, 5/1 बचेगा और इसको हल करेंगे 5 का 5 55 25 तो 1/5 बचेगा। तो 5/1 गुणते 5/1 हो जाएगा। तो 25/1 का मतलब दोस्तों कितना होगा? 25। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? 25। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यदि उनके वर्गों का योगफल 369 है तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? कैसे लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पे दिया है दो संख्या का अंतर दिया है 3। पहली संख्या को मान लिया x, दूसरी संख्या को मान लिया y। तो x - y बराबर दिया है 3
और उनके वर्गों का योगफल दिया है 369, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है 369। हम जानते हैं दोस्तों कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। इसी में वैल्यू रखेंगे दोस्तों और एक्स वाई का मान निकालेंगे, तो एक्स वाई का मान कितना आ गया 180 आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी में दोस्तों हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रखेंगे 369 और प्लस 2 गुणते एक्स वाई का मान रखेंगे 180, जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई बराबर करड़ी में 729 आ जाएगा। तो 729 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा 27 होगा। x प्लस वाई संख्या माना था तो इन दोनों का योगफल कितना है दोस्तों 27 आ गया। 27 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डैश 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 1 माइनस 1/n का मान कितना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं, तो 2 माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, 4 माइनस 1/4 हो जाएगा, डैश 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 n माइनस 1 बटा कितना हो जाएगा n हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 1/2 गुणते 2/3 गुणते 3/4 गुणते डैश 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 यहाँ पे कितना हो जाएगा n माइनस 1 बटा कितना n। अब इसको दोस्तों कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ऐसे दोस्तों तिरछा तिरछा कट रहा है तो 4 से 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ दोस्तों एक संख्या मिलेगी n माइनस 1, तो n माइनस 1 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर 1 बचेगा, नीचे कितना बचेगा n बचेगा। तो इस श्रेणी का जो उत्तर आएगा 1/n हो जाएगा, तो 1/n इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यापारी ने 500 रुपए की एक वस्तु पर 10% का बट्टा दिया गया, तो उसे कितना बट्टा मिला। बट्टा माने होता है दोस्तों छूट, तो 500 रुपए की कोई वस्तु है उस पर 10% का क्या मिला बट्टा मिला, इसका मतलब 10% का छूट मिला। तो वही पूछ रहा है कि कितना बट्टा मिला। तो क्या करेंगे दोस्तों 500 का 10% निकाल देंगे, तो 500 का 10% कितना होगा 500 गुणते 10% माने 10/100 हो जाएगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा, 10 से 50 रुपया। तो कितना बट्टा मिला उसको 50 रुपए का बट्टा मिला। ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक ठोस गोलाकार तांबे की गोली को जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है गलाकर 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले तार में बदला जाता है, तो तार की लंबाई बताइए। यहाँ पे दोस्तों एक तांबे की गोली है जिसे गलाकर क्या बनाया जा रहा है तार बनाया जाता है, तो इसमें क्या होगा गोली का जो आयतन होगा वो तार के आयतन के बराबर होगा। तो गोली का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r घाते 3 हो जाएगा। तार का आयतन कितना होगा दोस्तों पाई r² h हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3। r का मान दोस्तों यहाँ पे कितना रखेंगे, गोली का व्यास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो गोली की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो 7 पे घाते 3 हो जाएगा बराबर। अब तार का देख लेते हैं दोस्तों, तार का व्यास कितना दिया है, तार का व्यास दिया है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, तो तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर गुणते कितना h। सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 7 पे घाते 3 और 7 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 7 इधर बचेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे h का मान निकालेंगे कितना जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 7, 7 में 4 गुणा करेंगे 28, 28/3, तो 28/3 सेंटीमीटर ये तार की लंबाई हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है। इसमें दोस्तों कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नीरज 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस घर लौट आता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, औसत चाल निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे 2xy बटा कितना x प्लस y। x यहाँ पे दोस्तों 30 है, x क्या है 30 और y कितना है 60। हल करेंगे दोस्तों 30 + 60 हो जाएगा, तो 2 गुणते 30 गुणते 60 अब बटे कितना 60 और 30 90 हो जाएगा। 30 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे दोस्तों 3 26 बार जाएगा, 20 गुना कितना हो जाएगा 40। तो औसत चाल उसकी कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है।
अगला सवाल है दोस्तों, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण का निकालेंगे विविक्तीकर। तो विविक्तीकर का सूत्र होता है दोस्तों d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे दोस्तों b का मान कितना है 4 हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते a का मान कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, और गुणते c का मान कितना हो गया 1। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 चौका 16। तो यहाँ पे दोस्तों 16 में 16 घटाएंगे कितना आएगा 0। तो दोस्तों यहाँ पे विविक्तीकर का मान कितना आया 0। जब दोस्तों विविक्तीकर का मान 0 होता है तो इसके मूलों की प्रकृति क्या होती है वास्तविक और क्या होती है बराबर होती है। तो बी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात कितना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, मूलों का योग का सूत्र होता है दोस्तों माइनस b/a होता है। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात लगा दिया। अब इधर लिखेंगे मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है दोस्तों c/a। इसी में दोस्तों वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों b का मान कितना है -12 है, तो यहाँ रखेंगे -12 बटा a का मान कितना है 7 है, यहाँ रख दिया 7 अनुपाते c का मान दोस्तों कितना है यहाँ पे 18 है, 18 रख लिया बटे a का मान कितना है 7 रख लिया। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 अनुपाते 18, 2 छम 12 और 2 9 18। अभी और कटेगा दोस्तों, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो दोस्तों इसमें मूलों के योग और मूले के गुणनफल का अनुपात कितना आएगा 2 अनुपाते 3 आएगा। ऑप्शन डी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे, जबकि यहाँ पे दोस्तों एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इनके मूल वास्तविक और असमान कब होते हैं। जब दोस्तों विविक्तीकर का मान जो है 0 से बड़ा आता है तब मूल कैसे होते हैं वास्तविक और असमान होते हैं। तो पहला वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1 प्लस cot² a बटा 1 प्लस tan² a किसके बराबर है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं कि 1 प्लस cot² a का सूत्र होता है cosec² a बटे 1 प्लस tan² a का सूत्र होता है sec² a। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। कोसेक a का सूत्र होता है 1/sin, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin² a। अब इस दोस्तों इसको हमने बदल लिया किसमें गुणा के रूप में इसको बदल लिया। सेक का सूत्र होता है दोस्तों 1/cos a, तो यहाँ पे हो जाएगा cos² a बटा 1 हो जाएगा। cos² 1 में गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा cos² a बटा sin² a हो जाएगा। cos a बटा sin a होता है दोस्तों cot a, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, तो cot² a इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 2 sin 38 अंश बटे cos 52 अंश का मान कितना होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू को चेक करते हैं क्या जोड़ने पर 90 आता है। 8 2 10 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जोड़ने पर कितना आ रहा है 90 अंश आ रहा है, तो हम किसी एक की वैल्यू को क्या करेंगे न्यून कोण बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों ऊपर वाली मान को हम क्या करते हैं न्यून कोण बना लेते हैं। तो साइन हो जाएगा 90 में से हम कितना घटाएंगे दोस्तों की 38 आ जाएगा 52 बटे कॉस हो जाएगा कितना 52 अंश बराबर 2 साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अब थीटा की जगह है 52 अंश और बटे कितना नीचे है कॉस 52 अंश, कैंसिल हो जाएगा बचेगा कितना 2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 है तो a b c का अनुपात बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, इन सभी तीनों के बराबर दोस्तों हम मान लेते हैं k। तो a का मान निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, a का मान निकालेंगे तो a बटा 3 बराबर k, a का मान हो जाएगा कितना 3k। इसी प्रकार से b का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4k, c का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 5c हो जाएगा। c का मान निकालेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। अब दोस्तों रेशियो पूछ रहा है a b c, a का मान रख देंगे 3k, b का मान रखेंगे 4k, c का मान रखेंगे 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। कैसे निकालेंगे दोस्तों,
मान लेते हैं दोस्तों 4 क्रमागत सम संख्या x, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6 है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सभी पदों को जोड़ेंगे और पदों की संख्या से भाग कर देंगे। तो सभी पदों को हमने जोड़ दिया और कितने पद हैं 4, 4 से भाग कर दिया, बराबर कितना लिखेंगे 25। सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, x प्लस 6 होगी। तो x प्लस 6 तो मतलब 22 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 28। 28 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि A तथा B किसी काम को क्रमशः 16 तथा 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कैसे लगाएंगे दोस्तों, जब दोनों मिलकर उस काम को खत्म करना चाहते हैं दोस्तों तो इसका एक ट्रिक होता है। सबसे पहले दोनों संख्या का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। दोनों संख्या का गुणा करके क्या करेंगे, इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 16 प्लस कितना हो जाएगा 24। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे, 16 गुणते 24 बटा 6 4 10, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 40 आ गया। कैंसिल करेंगे दोस्तों, 4 छंग 24, 4 दाम में 40, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, तो 16 दूना 32, 16 तिहाई 48, 48 बटा 5 दिन में दोनों मिलकर काम पूरा करेंगे। अब दोस्तों इसको मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं क्योंकि उत्तर मिश्र भिन्न में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 सही 3 बटा 5 दिन। ऑप्शन ए जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ब्याज की दर निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे n-1 गुणते 100 बटा कितना t। जब गुना गुनी वाला सवाल देता है दोस्तों तो ये सूत्र लगाएंगे। तो r बराबर हो जाएगा, n का मान कितना है दोस्तों 2 गुना, तो n का मान रखेंगे 2 - 1 गुणते कितना 100 बटे t कितना दिया है 6 वर्ष। तो r बराबर हो जाएगा 2 में से 1 गए 1 आएगा, 1 में 100 को गुणा करेंगे दोस्तों कितना जाएगा 100 बटा 6। कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे दोस्तों 50 बार और 2 तिहाई 6, 50 बटा 3%। इसको दोस्तों मिश्र भिन्न बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 सही 2 बटा 3% जो है ये ब्याज की दर हो जाएगी। सवाल है, लेमडा के किस मान के लिए युगपत समीकरण x प्लस 2y बराबर 70 और 2x प्लस लेमडा y बराबर 35 का कोई हल नहीं होगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, ऐसे सवालों को दोस्तों लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका दाहिना पक्ष 0 करेंगे। इसका दाहिना पक्ष 0 कर देते हैं और इसका भी दाहिना पक्ष 0 कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए हमने दाहिना पक्ष 0 कर दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, कोई हल न होने का प्रतिबंध यहाँ लिखेंगे। तो दो युगपत समीकरण का कोई हल न होने का प्रतिबंध होता है दोस्तों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान रखकर हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों a1 बटा a2 का मान क्या होगा, a1 का मान यहाँ दोस्तों हो जाएगा 1 और a2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ मिलेगा 1 बटा 2 बराबर b1 बटा b2। b1 का मान यहाँ है दोस्तों 2 और b2 का मान है लेमडा, तो यहाँ हो जाएगा 2 बटा लेमडा नॉट इक्वल c1 का मान -70 रखेंगे, c2 का मान -35 हुआ। अब इसी में दोस्तों लेमडा का मान हल करते हैं, इन दोनों की तुलना करके हल कर लेते हैं। तो लेमडा में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा लेमडा और 2 दूना 4, तो यहाँ पे लेमडा का मान कितना आएगा दोस्तों 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे 2 समीकरण दिया है, इसको हल करना है, x और y का मान बताना है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले दोनों समीकरणों को हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको दोस्तों विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों y का चिन्ह देखिएगा प्लस है और यहाँ पे y का चिन्ह माइनस है, तो सबसे पहले समीकरण को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर ये y वाला फैक्टर कट जाएगा, यहाँ बचेगा दोस्तों 2 बटा x और बराबर 4 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 4 बटा 1 लिख लेते हैं। अब इसको दोस्तों हल करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर कितना 2, x का मान हल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 1 बटा 2। अब y का मान निकालना है दोस्तों, तो इस x का मान हम क्या करेंगे इसी समीकरण में हम रख लेते हैं, चाहे इस समीकरण में रखिए चाहे इस समीकरण में रखिए। तो 1 बटा x प्लस 1 बटा y बराबर कितना 4, 1 बटा x। अब यहाँ पे दोस्तों x का मान रखेंगे 1 बटा 2 प्लस 1 बटा y बराबर कितना 4। तो यहाँ पे दोस्तों ये 2 जाएगा ऊपर, 2 1 का 2 और प्लस 1 बटा y बराबर कितना 4। तो 1 बटा y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2। तो दोस्तों यहाँ मिलेगा 1 बटा y का मान कितना मिलेगा 2 बटा 1 हो गया,
तो y का मान कितना आएगा 1/2। तो x का मान 1/2, y का मान 1/2। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों? सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। यदि आधार की लंबाई को दोस्तों हम मान लेते हैं x, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x + 7 हो जाएगा। सूत्र लगाएंगे दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया है 30, 1/2 गुणित आधार कितना है x, ऊंचाई कितना है x + 7। इसको दोस्तों हल करेंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा x² + 7x - 60। अब इसी का फैक्टर करते हैं, तो 60 का ऐसा फैक्टर करें कि घटाने पर 7 आ जाए। तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 7 आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे हमने फैक्टर कर दिया है, तो फैक्टर करने पर दोस्तों क्या आएगा, x + 12 और x - 5 आएगा। इसमें दोस्तों यदि हम x + 12 का मान निकालेंगे तो यहाँ x का मान माइनस में आएगा, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x + 12 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे x - 5 बराबर 0 करके x का मान निकाल लेते हैं। तो जब दोस्तों x - 5 बराबर 0 होगा तो x मान कितना आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि आधार की लंबाई बताइए, तो हमने आधार को क्या माना था, x माना था। तो x का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 6n + 2 है, इसका सारवांतर बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इस n वें पद की सहायता से हम एक श्रेणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले n का मान रखेंगे 1, तो t1 बराबर हो जाएगा 6 गुणित 1 प्लस कितना 2, तो 6 का 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8। अब दोस्तों इसमें n का मान 2 रख लेते हैं, तो n का मान 2 रखेंगे तो 6 गुणित 2 प्लस 2, 6 दूनी 12, 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। n का मान दोस्तों 3 रख लेते हैं, तो 6 गुणित 3 और प्लस 2, 6 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20। ऐसे दोस्तों आगे तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे श्रेणी बन गई 8, 14, 20 का, ये चलता रहेगा ऐसे अनंत तक। पूछ रहा है दोस्तों सारवांतर ज्ञात कीजिए, तो सारवांतर का सूत्र होता है दोस्तों द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 14 में से 8 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 6। 6 जो है इसका सारवांतर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? कैसे लगाएंगे दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या जो है कहां से शुरू होती है, जो 3 से कटेगी। तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, डैश डैश डैश। लास्ट वाली संख्या कौन सी मिलेगी दोस्तों? 99, जो 3 से कटेगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अंतिम पद दिया है 99, यल का मान 99 हो गया। प्रथम पद कितना दिया है 12। सारवांतर डी का मान निकाल लेते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ पे पदों की संख्या n पूछ रहा है, ऐसी कितनी संख्या है दोस्तों जो 3 से कटेंगी, तो हमें इसमें n का मान निकालना है। तो सूत्र लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे यल बराबर a + n - 1 इंटू डी। यल का मान 99, a का मान 12, n हमें निकालना है, d का मान 3। सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करने पर दोस्तों n का मान कितना आएगा 30 आएगा। तो 30 ऐसी संख्या है दोस्तों जो 2 अंकों की हैं और वो 3 से पूरी तरह से कट जाती हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, त्रिभुज AHK और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है। यदि AK बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, HK बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो AC का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले यहाँ दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AHK क्या है, समरूप त्रिभुज है। जब दोस्तों 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, अर्थात AB बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, AB बटा हो जाएगा AH, AB बटा AH बराबर BC बटा हो जाएगा HK, BC बटा HK हो जाएगा। फिर बराबर लिखेंगे दोस्तों AC बटा AK हो जाएगा, AC बटा AK। अब इसी में वैल्यू रखते हैं दोस्तों, AK का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहां रखेंगे AC बटा AK का मान दिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पे BC का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर, BC का मान 3.5 सेंटीमीटर बटे HK का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे 7 सेंटीमीटर।
इन दोनों का मान नहीं दिया है दोस्तों, तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब इसी की सहायता से हम AC का मान निकाल लेते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा 3.5 गुणते 10 और बटे कितना 7, 7 का 7, 7 पचे 35, 0.5 आएगा दोस्तों। तो AC बराबर हो जाएगा 10 में 0.5 का गुणा करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 5 आएगा। तो AC का मान 5 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। तो 5 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक घनाभ के आकार के डिब्बे में जिसकी माप 8 मीटर गुणते 6 मीटर गुणते 3 मीटर है, में कितने नमक से भरे थैले रखे जा सकते हैं। प्रत्येक थैला 0.64 घन मीटर स्थान घेरता है। तो दोस्तों घन मीटर किसका मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है। इसका यह मतलब है हमें जो है इन दोनों का क्या निकालना है, आयतन निकालना है, और दोनों से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो नमक से भरे थैलों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, घनाभ का आयतन बटे एक थैले का आयतन। तो घनाभ का आयतन निकालेंगे दोस्तों, लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, लंबाई 8, चौड़ाई 6, ऊंचाई 3 दिया है, और एक थैले का आयतन दिया है 0.64 घन मीटर। तो यहां रख लिया। अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे। 8 एक 8, 8 अठाई 64, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे दोस्तों 25 बार जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 तिहाई 6 जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना जाएगा, 25 नवैया कितना हो जाएगा दोस्तों, 225 हो जाएगा। तो नमक से भरे थैलों की संख्या कितनी होगी, 225। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन ए जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणते 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई क्या है, कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, एक कुआं है जिसका व्यास दिया है 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 मीटर हो जाएगा। और कुआं जो है कितनी गहराई तक खोदा गया है, 20 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। तो ये कुआं की ऊंचाई कितनी हो गई, 20 मीटर। और ये कुआं किसके आकार का होता है दोस्तों, बेलन के आकार का होता है। तो इस कुएं से जितनी भी मिट्टी निकाली गई है दोस्तों, इसी मिट्टी से क्या बनाया जा रहा है, एक चबूतरा बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया है, ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो ऊंचाई हम मान लिया यहाँ पे कैपिटल H है। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रतिबंध लगेगा कि खोदी गई मिट्टी का जो आयतन है वो चबूतरे के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी मिट्टी से चबूतरा बनाया जा रहा है, तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो खोदी गई मिट्टी का आयतन क्या होगा दोस्तों, πr² H बराबर चबूतरे का आयतन लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई हो जाएगा। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर का मान 7/2 गुणते 7/2, H का मान दिया है दोस्तों यहाँ पे 20, लंबाई दिया है 22 मीटर, चौड़ाई है यहाँ पे 14 मीटर। कैपिटल H का मान निकालना है दोस्तों। अब इसी को क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों। 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 5 बार जाएगा। इस बटा कितना बचेगा, 14 बराबर कितना H। 7 से काट देते हैं दोस्तों, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35। 2 से भाग करेंगे दोस्तों, कितना जाएगा, 2.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी हुई दोस्तों, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। ये आकृति दिया हुआ दोस्तों, इसमें ये जो छायांकित भाग है इसी का हमें क्षेत्रफल बताना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये केंद्र हो गया और यहां से लेकर यहां तक ये त्रिज्यखंड बना रहा है और यहाँ भी एक त्रिज्यखंड बना रहा है। यहाँ पे कोण दिया है कितना दोस्तों, 60 अंश दिया है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर, और बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 + 3 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। सूत्र लगा के दोस्तों, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों πr² थीटा बटे 360 माइनस πr² थीटा बटे 360। इसमें दोस्तों देख लेते हैं क्या कॉमन है, पाई थीटा बटे 360 कॉमन है, कॉमन कर लिया, बचेगा कितना r² माइनस r²। यहाँ पे दोस्तों पाई का मान हम रखेंगे 22/7 रखेंगे, थीटा का मान 60 अंश और 360 यहाँ पे अपनी जगह पे है।
कैपिटल आर का मान दोस्तों दिया है 7 सेंटीमीटर, स्मॉल आर का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। अब इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद दोस्तों हमारा कितना आ गया यहाँ पे 121/7 आएगा। इसको दोस्तों भाग करेंगे दशमलव के एक स्थान तक तो 17.2 वर्ग सेंटीमीटर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। यदि 2 पे घाते n माइनस 2 पे घाते n माइनस 1 बराबर 4 दिया है तो n पे घाते n का मान कितना होगा, कैसे लगाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इस 2 पे घाते n को ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 2 पे घाते n माइनस 1 को दोस्तों घातांक के नियमानुसार तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे घाते n गुणते 2 पे घाते माइनस 1 और बराबर 4। 2 पे घाते n कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 पावर माइनस 1 बराबर कितना 4। 2 पे घाते माइनस 1 को लिख सकते हैं दोस्तों 1/2। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे घाते n बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमें n का मान पहले निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे इस 8 को लिखेंगे 2 पे घाते 3। तो यहाँ दोस्तों देखते हैं आधार बराबर हो गया तो घातों की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो n का मान कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अब पूछ रहा है दोस्तों कि n पे घाते n का मान कितना होगा, तो यहाँ पे n की जगह रखेंगे 3। 3 पे घाते 3 का मान कितना होता है 27। 27 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 2 पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a प्लस b बराबर 8 और ab बराबर 15 हो। कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे a और b का मान बताना है। तो दोस्तों a और b ऐसी दो संख्या ले जिनको जोड़ने पर कितना है 8 आए और उन दोनों को गुणा करने पर कितना है 15 है। इस सवाल को दोस्तों हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ देखिएगा पहला वाला ऑप्शन देखिएगा, यदि 5 और 3 को जोड़ देंगे दोस्तों कितना आएगा 8 आएगा और 5 और 3 को गुणा कर देंगे कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो पहला वाला जो है उत्तर जो है यहाँ पे इन दोनों को संतुष्ट कर रहा है, तो पहला वाला उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कैलाश के बगीचे की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2/3 है तथा परिमाप 40 मीटर है, तो बगीचे की लंबाई बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ मान लेते हैं दोस्तों कि बगीचे की लंबाई कितनी है x है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2/3x। यहाँ पे परिमाप दिया है दोस्तों 40 मीटर, तो परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40। लंबाई का मान रखेंगे x, चौड़ाई का मान रखेंगे 2x/3। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 5x/3 बराबर 20। x का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि बगीचे की लंबाई बताइए, तो लंबाई को हमने माना है x, तो x का मान कितना आया 12 मीटर, इसलिए बगीचे की लंबाई कितनी हो जाएगी 12 मीटर, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाती है, तो संख्या बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि इकाई का अंक कितना है y है और दहाई का अंक कितना है x है, तो संख्या क्या मिलेगी 10x प्लस y मिलेगी। पहली शर्त यहाँ पे क्या कहता है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना हो गया, तो x बराबर 2y मिल गया। दूसरी शर्त देखते हैं यहाँ दोस्तों, अब कहता है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। अब दोस्तों यहाँ पे अंकों के स्थान हम क्या कर देते हैं बदल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस x हो गया। अंकों के स्थान बदलने पर नई संख्या दोस्तों 10y प्लस x मिली। अब कहता है पहले से 36 कम हो जाती है, तो यहाँ पे पहली वाली संख्या से ये क्या हो जाएगी 36 जो है कम हो जाएगी, तो घटाना चिन्ह लगा देंगे और लिख देंगे यहाँ पे बराबर। अब इसको दोस्तों सॉल्व करके एक समीकरण हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर माइनस 36 हो जाएगा। 10y में 1y घटाएंगे दोस्तों 9y और माइनस 9x बराबर माइनस 36 हो जाएगा। 9 कॉमन कर लेंगे, y माइनस x बराबर माइनस 36। 9 से कैंसिल कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ बचेगा y माइनस x बराबर कितना माइनस 4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों x और y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर 2y जो है इस समीकरण में हम रख देते हैं, तो y माइनस इस x जो है रखेंगे कितना दोस्तों 2y रख देंगे और बराबर माइनस 4। तो 1y में 2y घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा माइनस 1y और बराबर माइनस 4। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे x का मान आ जाएगा x बराबर 2y है, तो x बराबर 2 गुणते 4, x का मान कितना आएगा दोस्तों 8 आ गया। इसलिए संख्या कितनी होगी, संख्या को दोस्तों हमने क्या माना है
10x प्लस वाई। तो 10 में x का गुणा करेंगे और यहां लिखेंगे y। तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। 80 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 84। 84 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों 500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, इसके बाद 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, फिर दोनों का क्या कर देते हैं अंतर कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सूत्र होता है दोस्तों मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन का सूत्र हो जाएगा P 1 प्लस R बटा 100 पावर n माइनस मूलधन को हमने यहाँ मान लिया है P दोस्तों हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, बचेगा कितना 1 प्लस R बटा 100 पावर n माइनस 1 बचेगा। अब इसी सूत्र में दोस्तों हम वैल्यू रखते हैं। मूलधन का मान कितना है दोस्तों यहाँ 500 रुपया और दर कितना दिया है 15, समय कितना था 1, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं या समझ सकते हैं दोस्तों। अब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर यहाँ पे आ जाएगा 75 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया 75 रुपया आ गया। अब हम निकाल लेते हैं दोस्तों साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा 100। मूलधन 500 दर 15 समय दिया है 1 साल के लिए बटा 100 से कैंसिल कर देंगे दोस्तों यहाँ पे 15 पचे 75, साधारण ब्याज आ गया कितना 75। अब पूछ रहा है दोस्तों अंतर, तो इस 75 में इस 75 को घटा देंगे तो कितना आएगा अंतर 0 आएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला इसका उत्तर दोस्तों मैच कर रहा है क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाने हैं, प्रत्येक छल्ले का व्यास बताइए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 66 सेंटीमीटर तार है जिससे हमें 10 छल्ला बनाना है। तो पहले हम एक छल्ला बनाने के लिए निकाल लेते हैं कितना चांदी का तार लगेगा। तो क्या करेंगे 66 में 10 का भाग कर देंगे तो 6.6 सेंटीमीटर एक चांदी के तार से छल्ला बनेगा। तो एक छल्ला बनाने में 6.6 सेंटीमीटर का तार का प्रयोग होगा। तो ये 6.6 सेंटीमीटर दोस्तों ये एक चांदी के छल्ले का क्या हो गया परिध हो गया। तो परिधि बराबर आपको मिल गया, परिधि बराबर 6.6 सेंटीमीटर मिल गया। तो यहाँ पे दोस्तों प्रत्येक छल्ले का व्यास पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं त्रिज्या। तो 2 पाई r बराबर 6.6 हो गया। यहाँ पे दोस्तों पाई का मान रखेंगे 2 गुणते 22 बटा कितना 7 गुणते r बराबर 6.6 हो गया। 22 से काटेंगे दोस्तों तो 22 यहाँ 66 होता है 0.3 होगा। यहाँ पे r का मान निकालेंगे 7 गुणते 0.3 और बटा कितना 2। तो यहाँ दोस्तों त्रिज्या आ गया कितना 21 बटा कितना आ गया 20। हमसे पूछ रहा दोस्तों व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणते त्रिज्या, तो 21 बटा 20 हो जाएगा। 2 1 का 2, 2 दाम में 20, 21 बटा 10 भाग करेंगे दोस्तों कितना आएगा 2.1 सेंटीमीटर। ये प्रत्येक छल्ले का व्यास कितना आएगा 2.1 सेंटीमीटर। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों एक परीक्षा में गणित में कुल 45%, विज्ञान में कुल 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों 15% विषयों में फेल हुए तो कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। कैसे लगाएंगे दोस्तों, इसको दोस्तों हम वेन डायग्राम से लगाएंगे। यहाँ पे 2 डायग्राम बना लेते हैं, एक गणित का बना लेते हैं और एक विज्ञान का बना लेते हैं। इधर हो गया विज्ञान और इधर हो गया गणित। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं। 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 15%। अब दोस्तों केवल विज्ञान में कितने बच्चे फेल हुए हैं ये निकाल लें। तो विज्ञान में दोस्तों कुल 25% फेल हुए थे, तो केवल विज्ञान में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे, 25 में से 15 घटा देंगे 10%। इसी प्रकार से दोस्तों केवल गणित में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे, गणित में कुल 45% है, 45 में से 15 घटा देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 30%। तो गणित में केवल 30% फेल होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम निकाल लेते हैं कि कुल कितने परसेंट बच्चे फेल हुए। तो कुल परसेंटेज फेल बच्चे, कुल परसेंटेज फेल बच्चे कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। 55% विद्यार्थी जो है फेल हुए हैं। पूछ रहा है दोस्तों कि कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 100 में से क्या कर देंगे
100 में से 55 घटा देंगे, कितना आएगा? 45% बच्चे जो है उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 8 पे घाते 10, 9 पे घाते 7, 7 पे घाटे 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं 8 जो है भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, 7 जो है अभाज्य संख्या है। तो पहले 8 और 9 को अभाज्य संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे घाते 3, ये घात 10 हो जाएगा, गुणते 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3 पे घाते 2, यहाँ पे घात 7 हो जाएगा। और इसको 7 पे घाते 8 ऐसे ही लिखेंगे। अब दोस्तों घात के ऊपर क्या हो जाएगा? घात तो गुणा हो जाता है। तो 2 पे घाते कितना होगा? 30, गुणते यहाँ पे 3 पे घाते कितना हो जाएगा दोस्तों? 14, और गुणते 7 पे घाते 8 हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 30 है, यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। इन तीनों को जोड़ देते हैं, 30, 14, 8, 8 4 12 हो जाएगा, 3 और 1 4 1 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 52। तो 52 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सी संख्या आएगी? तो सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों में सीरीज जो है किस प्रकार से चल रही है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यदि 5 में 4 का गुणा कर दें, 5 चौका 20 आ गया, और यदि 5 और 4 को जोड़ दें 9 आ गया। तो 5 चौका 20, 5 4 9। यही नियम दोस्तों इसमें लगाते हैं। 3 8 24 हो गया, और 3 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11। अब इन्हीं दोनों नियमों का प्रयोग हम इसमें करेंगे। तो 9 4 कितना हो गया? 13 हो गया, और 9 में 4 गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा? यहाँ पे 36 आएगा। तो इसके जगह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी? 36। तो 36 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 52 गुणते 45 बराबर 200, 73 गुणते 21 बराबर 42 है, तो 62 गुणते 43 का मान कितना होगा? कैसे निकालें दोस्तों? यहाँ पे दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि 52 गुणते 45 को किस तरह से 200 लिखा है, 73 गुणते 21 को किस तरह से 42 लिखा है। तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 52 को यहाँ पे यदि हम इनके अंकों का गुणा कर दें, 5 दूनी 10 गुणते 4 पंचे 20। अब इनका गुणा कर दें दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 तारीख 21 हो जाएगा, गुणते 2 1 का 2, 21 में 2 का गुणा करेंगे दोस्तों 42 आ जाएगा। तो यही नियम दोस्तों हम इसमें लगाते हैं। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, गुणते 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, गुणा कर दे 12 बार हम 144 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न अंक श्रृंखला में एक पद जो है अशुद्ध है, अशुद्ध पद का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 24 से 27 प्लस 3 हुआ, 27 से अगर प्लस 3 करेंगे दोस्तों कितना आना चाहिए? यहाँ पे 30 आना चाहिए, और 30 में प्लस 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। प्लस 3 करने पर कितना आएगा? 33। फिर इसमें प्लस 3 करने पर कितना आएगा? 36 आ जाएगा। इसका यह मतलब है दोस्तों, यहाँ पे 31 जो है ये अशुद्ध संख्या है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए, जो कि लिखा कितना है? 31 लिखा है। तो यही 31 जो है अशुद्ध पद हो गया। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, विषम समूह का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों कौन सा समूह जो है विषम है वो आपको बताना है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 से 8 कैसे बना। यदि दोस्तों 1 में 1 जोड़ दें और इनका क्या कर दें? घन कर दें तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको देखते हैं दोस्तों, यदि 2 में 1 जोड़ दें और आ जाएगा 3, 3 का घन कर दें कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और दोस्तों 4 में यदि हम 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 5, और इसका भी घन कर दे कितना आ जाएगा? 125 आ जाएगा। यही नियम दोस्तों इसमें भी लगाते हैं। 6 में 1 जोड़ दे कितना आ जाएगा? 7, और 7 का घन करेंगे दोस्तों कितना है? 343 आएगा, जो कि यहाँ पे 400 दिया है। तो इसमें विषम समूह कौन सा हो गया? यहाँ पे 6-400। अगला सवाल है दोस्तों, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे पैसा दिया है 30 रुपए प्रति घन मीटर। अब घन मीटर दोस्तों किसका मात्रक होता है? आयतन का मात्रक होता है। इसका मतलब हमें ये है इस गड्ढे का क्या निकालना है? आयतन निकालना है। जितना आएगा उसमें 30 रुपए का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे।
तो चलिए गड्ढे का आयतन निकालते हैं। तो गड्ढा किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई हो जाएगा। तो 8 गुणते 6 गुणते 3 हो जाएगा। अड़छम कितना हो जाएगा? 48 गुणते 3, 3 अठे 24, 3 चौक 12, 2 कितना हो जाएगा? 14। 144 घन मीटर जो है ये गड्ढा है। अब पूछ रहा है 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खर्चा बताइए। तो 1 घन मीटर का खर्चा दोस्तों 30 रुपया है, तो 144 घन मीटर का खर्चा कितना होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 0, 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 1 13, 3 1 का 3 और 1 4, 4320 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है। पहला वाला उत्तर जो है मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, x पे घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 1/2 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? कैसे लगाएंगे दोस्तों? इस सवाल को दोस्तों हम शेषफल प्रमेय से लगाएंगे। तो शेषफल प्रमेय का ये नियम होता है दोस्तों, जिससे भाग देना होता है उसके बराबर 0 रखकर इस x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान कितना आएगा? इसमें 1/2 आएगा और इसी 1/2 का मान हम इसमें रख देंगे। तो शेषफल बराबर दोस्तों सबसे पहले ये बहुपद लिख लेंगे। इसी बहुपद में क्या करेंगे? x बराबर 1/2 यहाँ पे रख देंगे। तो 1/2 रखने पर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 27/8 आ जाएगा। तो शेषफल कितना आएगा? 27/8 आएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा इसमें सही उत्तर होगा। पहला वाला इसका उत्तर जो है मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो कौन सी शर्त जो है पूरी होती है? तो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। यदि दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो x घाते 3 प्लस y घाते 3 प्लस z घाते 3 का मान 3xyz के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर दोस्तों हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।